आज हम बांग्लादेश के मुद्दे का पूरा एनालिसिस करेंगे। मैं आपको कुछ सामान्य बातें वो नहीं बताऊंगा जो अदर चैनल्स ने आपको बता रखी है। मेरा मेन मोटिव रहेगा कि जो चीज़ें इसमें आपके काम की है या जो चीज़ों पर आपको एक समझ विकसित करनी है, बांग्लादेश से आपको क्या लेसन सीखना है, उन चीज़ों की तरफ मेरा विशेष जोर रहेगा। आप इस मुद्दे को शुरू करते हैं। 5 अगस्त को एक आक्रोशित भीड़ प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ने लगती है। भीड़ हिंसक रूप ले चुकी थी। उसे देखकर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो शेख हसीना को जाकर कहते हैं कि मैडम, भीड़ बहुत अधिक हिंसक हो चुकी है, बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दीजिए ताकि भीड़ थोड़ी शांत हो, और इस्तीफा देकर 45 मिनट के अंदर अपना सामान पैक करिए और बाहर जो प्लेन आपका इंतजार कर रहा है उसमें बैठकर बांग्लादेश को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री को आनन फानन में कुछ समझ में नहीं आता, बस वो अंत में इतनी इच्छा जाहिर करती है कि एक बार मुझे राष्ट्र के नाम संदेश देना है, मुझे एक बार अपने राष्ट्र को संबोधित करना है। सेना प्रमुख के द्वारा उनको इस चीज की भी अनुमति नहीं दी जाती। शेख हसीना देश छोड़कर चली जाती है और बांग्लादेश को छोड़कर दिल्ली में भारत के अंदर शरण लेती है। क्या कारण था कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा? और ये जो आक्रोशित भीड़ थी, इसमें कौन लोग थे? इसको अगर हम देखें तो पहला रीजन तो हमें जो सामने से दिखेगा, देखो कोई भी घटनाक्रम होता है ना, उसको देखने के दो नजरिए होते हैं। एक तो होता है डिक्लेयर्ड एजेंडा जो आपको सामने से दिख रहा है, और एक होता है हिडन एजेंडा जिसको आप अपनी समझ के अनुसार, अपनी समुचित दृष्टि के अनुसार समझते हो। डिक्लेयर्ड एजेंडा की अगर मैं बात करूं, जो चीज सामने से दिख रही थी कि यहां पर एक प्रदर्शन चल रहा था विद्यार्थियों का आंदोलन के खिलाफ। ये आंदोलन जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ की गवर्नमेंट ने 30% आरक्षण दिया इनकी सरकारी सेवाओं के अंदर। विद्यार्थी चाहते थे कि भाई सरकारी सेवाओं में जो भी पोस्टिंग हो वो मेरिट के अकॉर्डिंग हो, ना कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये धीरे धीरे ये आंदोलन उग्र होने लगा। उग्र हुआ तो सरकार ने इसको सप्रेस करने की कोशिश की। जब ये आंदोलन हिंसक होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों की बात मान भी ली और इस आंदोलन मतलब इस आरक्षण को फिर से मिनिमम कर दिया, इनका कोटा मात्र 5% कर दिया। लेकिन भीड़ अब तक इतनी हिंसक हो चुकी थी और सरकार के प्रति भीड़ का रुख इतना बढ़ चुका था कि भीड़ ने कहा कि आरक्षण गया भाड़ में, हमें शेख हसीना का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि शेख हसीना डिक्टेटर है। उन्हें डिक्टेटर का तमगा पहना दिया गया। अंत में वही हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़कर। सबसे पहले नजरिए में एक चीज आप सोचना कि क्या विद्यार्थियों का एक छोटा सा आंदोलन इतना उग्र हो सकता है कि वो किसी देश की सत्ता को ही उखाड़ फेंके? बात कुछ हजम नहीं होती। और दूसरी चीज, अगर हम इन विद्यार्थियों को देखें भी तो आप देखो, शेख हसीना के कपड़ों को लेकर किस प्रकार से ये खुश हो रहा है, जैसे इन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीत लिया हो। किस नजरिए से आपको ये लल्लू पंजू विद्यार्थी लग रहे हैं? उसके बाद यहां तक भी ये नहीं रुके। बांग्लादेश को जो स्वतंत्र कराने में सबसे ज्यादा योगदान था शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। जितनी इज्जत भारत में महात्मा गांधी की है, उतनी ही इज्जत इनकी बांग्लादेश के अंदर है। उसके बावजूद उनकी जो स्टेचू था, उनकी मूर्ति पर यह व्यक्ति पेशाब कर रहा है। क्या ये विद्यार्थी है? भारत का लिफ्ट का मीडिया लिखता है कि बांग्लादेश छोड़कर भागी शेख हसीना और छात्रों का आंदोलन सफल। भाई साहब, ये छात्र कतई नहीं थे। जब इनका प्रधानमंत्री इनकी यहां से चली गई, इनने बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। मंदिरों को जला दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, हिंदू महिलाओं का पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है वहां पर। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो रखी है। भारत सरकार को भी इसके खिलाफ कुछ सोचना चाहिए। तो इस प्रकार
इस सिनेरियो को देख के हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि ये विद्यार्थी तो नहीं थे सर। अब अगर ये विद्यार्थी नहीं थे तो ये कौन थे? इसकी जड़ आपको देखने को मिलेगी। आज से कुछ महीनों पहले शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें शेख हसीना ने कहा था कि मुझे पश्चिमी ताकतों की ओर से एक ऑफर दिया गया है, एशिया की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। पश्चिमी ताकतों ने मुझे एक ऑफर दिया है कि आप अपने यहां का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो हमें दे दो। सेंट मार्टिन आइलैंड क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। और शेख हसीना से कहा कि अगर आप ये आइलैंड हमें दे देती हो तो अगली बार इलेक्शन में आपकी सत्ता कन्फर्म है, और अगर आप नहीं दोगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। इसके साथ ही शेख हसीना एक बात और बताती है कि ये जो पश्चिमी ताकत है और वो जो ताकतवर देश है उसने एक प्लान रचा है, बांग्लादेश के कुछ हिस्से को, म्यांमार के कुछ हिस्से को और भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से को लेकर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का उनका प्लान है। इसको भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये समझो कि शेख हसीना को पश्चिमी ताकतों ने एक ऑफर दिया। अब पहली बात है कि पश्चिमी ताकतों के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो चुका था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भैया वो ताकतवर देश है जो संपूर्ण विश्व में अपनी प्रभुत्व चाहता है। इसने क्या कर रखा है, इसके ऊपर के देश इसकी बात मानते हैं, नीचे के देश इसकी बात मानते हैं, और जो अफ्रीकन देश है ना, इधर भी ये पूरा माइंस वगैरह का करता है। इन लोगों का जो भी रॉ मटेरियल है उसको एक्सप्लॉइट करता रहता है। इसके अलावा पूरा यूरोप इसके साथ नाटो में अलायंस में है। इसने क्या किया कि ये जो हिस्सा था अरब का, इसमें अपना एक एजेंट बिठा रखा है इजराइल, जो इस पूरे हिस्से को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इधर की साइड इंडोनेशिया से इसने एक ईस्टर्न तिमोर नामक एक कंट्री बना दी। ईस्टर्न तिमोर के थ्रू इसने इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में रख रखा है। ऑस्ट्रेलिया इसके साथ है ही, इधर से जापान इसके साथ है, इसका अलाई है। ठीक है, अब इसके पास ना ये रीजन इसको बड़ा परेशान करता था क्योंकि रशिया इसका विरोधी है, चाइना इसका विरोधी है, इसीलिए बार बार भारत को पकड़ता है इनको काउंटर करने के लिए। लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। रशिया हमारा आज भी सच्चा दोस्त है। और जब अभी भारत के प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर जाकर आए तो ताकतवर देश को फिर से बड़ी खलबली हुई, वो बड़ा परेशान हुआ। इसलिए ताकतवर देश एक चीज चाहता है कि इस इलाके पर कंट्रोल के लिए उसे अगर यहाँ पे ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के जस्ट नीचे ये मिल जाए तो इसके थ्रू ये चीन पर नजर रख सकता है। मेन चीज, क्योंकि चीन अब एक उभरती ताकत के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। और दूसरा, भारत भी अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखे हुए है। अमेरिका कहता है तुम रशिया से तेल मत लो, हमने रशिया से तेल खरीदा। हमने कहा कि भाई हमारी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, हम आपके कहने पर क्यों चले वाला। फिर इसको दर्द हुआ। तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड अगर इस ताकतवर देश को मिल जाता है तो यहां से ये चीन पे नजर रख पाएगा, यहां से ये भारत पे नजर रख पाएगा कि सुनना है भारत आजकल तुम रशिया से बड़ा एंगेज कर रहे हो, तो भारत को भी ये कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल का एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इलाके पर अगर इसे प्रभुत्व जमाना है तो यहाँ पर ये आर्मी बेस अपना बनाना चाहता था, इसलिए सेंट मार्टिन आइलैंड की बार बार डिमांड कर रहा था। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि शेख हसीना से इसने सेंट मार्टिन आइलैंड की डिमांड करी। अब शेख हसीना ने इसको साफ साफ मना कर दिया। दूसरी चीज ये कि शेख हसीना प्रो इंडियन है, इसका भारत के साथ बहुत अधिक सुदृढ़ संबंध है। इसके अलावा इसका चाइना के साथ भी संबंध सुदृढ़ है। चाइना के साथ इसके संबंध अच्छे हैं, इसका मतलब नहीं कि इसके साथ संबंध भारत के साथ खराब थे। भारत और चीन दोनों के रिलेशंस को इसने अच्छे से बैलेंस करा हुआ था। और ये चीज अमेरिका को कतई पसंद नहीं आ रही थी कि ये चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। चीन ने बांग्लादेश में कई बिलियन डॉलर की एड दी थी। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश के कुछ स्कूल्स में, कुछ यूनिवर्सिटीज में चाइना की मैंड्रिन भाषा सिखाई जा रही थी। बांग्लादेश के कई बच्चे चाइना में जाकर पढ़ रहे थे। चाइना के भी यूनिवर्सिटीज में बांग्ला भाषा सिखाई जा रही थी। तो इस वजह से बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकी
इस ताकतवर मुल्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो इसने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया। शेख हसीना ने जब इसको सेंट मार्टिन आइलैंड देने से बिल्कुल मना कर दिया तो ताकतवर देश को फिर खलबली मचती है। अब अमेरिका के प्लान वी को समझने से पहले आप बांग्लादेश की पॉलिटिकल जो कंडीशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको समझने की कोशिश करना। बांग्लादेश में 3 धड़े हैं। ये शेख हसीना है, ये प्रो इंडियन है, ठीक है, इनकी छवि सेकुलर है, ठीक है, ये बांग्लादेश को सेकुलर स्टेट बना के रखती है। और जो बांग्लादेश के हिंदू हैं वो भी इन्हीं के कोर वोटर्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश सेकुलर तभी रहेगा जब शेख हसीना पावर में रहे। इनकी पार्टी है जो आवामी लीग, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, और अगर आवामी लीग पावर में रहती है तभी बांग्लादेश के हिंदू अपनी सुदृढ़ स्थिति पर रह पाएंगे। दूसरे नाम आता है खालिदा जिया, और यह है शफीकुर रहमान। ये जो खालिदा जिया है इनकी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और यह है जमाते इस्लाम, जमाते इस्लाम। ये दोनों प्रो पाकिस्तान है, ये दोनों एंटी इंडियन है। तो हमारे लिए कौन खराब है? ये दोनों। हमारे लिए कौन सही थी? शेख हसीना। अब अमेरिका एक चाल फेंकता है। देखो, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना तो उसका सबसे सही तरीका रहता है कि वहां के विद्रोहियों को पकड़ो, उन विद्रोहियों को सपोर्ट करना शुरू करो, और वो विद्रोही अपनी सरकार से लड़ेंगे तो विद्रोहियों और सरकार के बीच में लड़ाई दिखेगी पूरी दुनिया को। सपोर्ट करोगे आप तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अमेरिका इसी स्ट्रेटेजी को अपनाता है। अमेरिका ने इन दोनों को पकड़ा, ठीक है। अब अमेरिका ने क्या देखा? पहले तो एक चीज को समझना, बांग्लादेश से अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, इसके लिए बांग्लादेश में उसने विद्रोहियों को पकड़ा। इसी प्रकार जो ऑयल कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, उसमें उसे ऑयल चाहिए। इसी प्रकार उसमें इसने सारी अशांतियों, जो उसमें आतंकवादी घटनाएं, गृह युद्ध, सीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, इनमें जितने भी गृह युद्ध और इसमें जितनी भी बर्बादी आपको देखने को मिलती है, ये सब करवाई गई है उसी ताकतवर देश के द्वारा। ये अपने मोहरे इसी प्रकार चलता है कि जो विरोधी है उसको पकड़ो, विरोधी को सपोर्ट करना शुरू करो, विरोधी खुद अपनी सरकार से लड़ लेगा और देश अपने आप तबाह हो जाएगा। इसने 30 जून को हेड ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड लू बांग्लादेश यात्रा पर आते हैं, लेकिन ये बांग्लादेश में आके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से नहीं मिलते, बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी के नेता से मिलते हैं। अब पता नहीं ये क्या खेल रचाते हैं, इनसे मिलते हैं। 30 जून को डोनाल्ड लू बांग्लादेश आता है और 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ तो रिलेशन है इसमें। इसने क्या किया? खालिदा जिया, शफीकुर रहमान, ये दोनों पहले ही प्रो पाकिस्तानी है, इन दोनों को पकड़ा। इनको बोला आप स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है उसमें घुस जाओ, क्योंकि हमें शेख हसीना को हटाना है। और इनकी भी दुश्मन कौन? शेख हसीना। इसकी भी दुश्मन कौन? अमेरिका की भी शेख हसीना। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दोनों मिले, दोनों ने मिलकर शेख हसीना को हटाने की प्लानिंग बनाई, और इस प्रकार इन्होंने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में ये घुस गए। और जब ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में घुसे, स्टूडेंट इस चीज को समझ नहीं पाए, उन्हें लगा उनकी ताकत और बढ़ रही है, और इन्होंने आंदोलन को बहुत अधिक उग्र बना दिया, और इस हद तक उग्र बना दिया कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा। एजेंडा समझ में आया? इधर था अमेरिका। अमेरिका ने सपोर्ट किया जमाते इस्लाम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को। इनके सपोर्ट से इन दोनों ने मिलकर सपोर्ट किया स्टूडेंट्स को। तो इसके पीछे इतने सारे खेल थे, उसी के कारण ये प्रोटेस्ट इस लेवल तक हिंसक हो पाया, इस लेवल तक ये प्रोटेस्ट बढ़ पाया कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा। कहानी आगे बढ़ती है। बांग्लादेश से वो जा चुके थे शेख हसीना। अब बांग्लादेश का मुखिया कौन बनेगा? बांग्लादेश की सरकार कौन संभालेगा? बांग्लादेश की राजनीति में एक और नया नाम आता है
यूनुस खान का। जिनकी शुरुआती शिक्षा अमेरिका में हुई, इन्होंने पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। अमेरिका से आए, इन्होंने ग्रामीण बैंक के लिए माइक्रो लोन्स का कॉन्सेप्ट दिया कि गांवों में जो छोटे छोटे उद्योग या छोटे छोटे धंधे लोग करते हैं तो उनको फ्री में बिना कुछ गिरवी रखे लोन दिया जाए ताकि वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर पाए। इनका मॉडल वैश्विक लेवल पर बहुत ज्यादा सराहा गया और इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, इनको अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल दिया जाता है, इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। इनकी लोकप्रियता ताकि बहुत अधिक बढ़े बांग्लादेश में। ये अमेरिका खुद तैयार कर रहा था अपना एक पपेट, अपना एक एजेंट, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। मोहम्मद यूनुस की पॉपुलैरिटी बांग्लादेश में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी, लेकिन हुआ क्या कि इसकी कुछ प्राइवेट बातें लीक हो गई जो इसने अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ की थी। उसमें यह बात कर रहा था कि ये शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए, ये सही नहीं है, इसको ये पसंद नहीं है। इन्हें ये कोशिश की थी। शेख हसीना को जब ये पता चला तो शेख हसीना ने इसे बांग्लादेश में बैन कर दिया था। अमेरिका इसको अपने यहाँ पर तैयार कर रहा था और बांग्लादेश की पब्लिक में इसकी पॉपुलैरिटी थी। जो व्यक्ति वैश्विक लेवल पर सराहा जाएगा उसका अपने देश में तो अपने आप पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। इसी कारण अमेरिका ने इनको नोबेल प्राइज दिलाया, इसी कारण अमेरिका ने इनको बहुत सारे मेडल्स और प्राइजेस दिए ताकि इनकी पॉपुलैरिटी और अधिक बढ़े। और अंत में अब इन्हें अमेरिका वापस लाया है और इन्हीं ने अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में बांग्लादेश में शपथ ली है। अब आप समझ गए, अमेरिका ने शेख हसीना को जो कहा था कि कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी हुआ। शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और मोहम्मद यूनुस खान इनकी जगह पर आकर बैठ गए। और मोहम्मद यूनुस सीधा सीधा किसका एजेंट है? अमेरिका का। अब अमेरिका इससे अपनी जो भी मांग है, जो भी बातें हैं, वो आसानी से मनवा सकता है। इस प्रकार बांग्लादेश में अमेरिका ने ये खेल रचा। अब बात आएगी कि भारत का इसमें क्या सीन है। अब आपने देखा जमाते इस्लाम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो एंटी इंडियन है, वो दोनों इसी के साथ हैं, ठीक है, वो दोनों इसी के बेक में काम करेगी। भारत के लिए आने वाली सरकार टोटली एंटी इंडियन होने वाली है बांग्लादेश की, और ये टोटली एंटी इंडियन है। इसका मतलब ये प्रो पाकिस्तानी है। मैंने पहले ही आपको बताया, पाकिस्तान से इनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, आईएसआई का इनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। अब इसका भारत में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उस रणनीति पर, उस परिप्रेक्ष्य पर मैं आपको लेके चलने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना। ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई। सबसे पहले इसका खेल समझने की कोशिश करते हैं। आईएसआई ने क्या किया, जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, नॉर्थ ईस्ट पे, ये जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, ये इसमें जो अपने 19 टेररिज्म कैंप है ना, इनको स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर कुछ कैंप्स लगा दिए हैं ताकि ये इंडिया में घुसपैठ करे, और ये वही साजिश अपना रहे हैं यहाँ पे जो इन्होंने कश्मीर में अपनाई थी कि कश्मीर की तरह हम इंडिया में इन्वेड करेंगे, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम के कुछ क्लेशेस करवाएंगे। आने वाले 5 से 6 महीने बाद आपको धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा कि रायट्स हो रहे हैं, छोटे छोटे कम्युनल क्लेशेस हो रहे हैं, वायलेंस क्रिएट करवाया जा रहा है। वायलेंस क्रिएट होगा, अनरेस्ट होगा उस एरिया में, और जब इस एरिया में अनरेस्ट होगा तो ये एरिया एक तरीके से डिस्टेबलाइज एरिया बन जाएगा। तो पहली चीज तो इस एरिया में छोटे छोटे लोकल्स पर अटैक देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, जब एरिया डिस्टेबलाइज होगा तो कई लोग अपने परिजनों को इसमें खो देंगे, है ना, और साथ ही सरकार उस एरिया को सप्रेस करने के लिए मिलिट्री और पुलिस का यूज करेगी। तो इस वजह से वहां का जो यूथ है वो मेंटली भी एग्जॉस्ट होगा। तो ये क्या करते हैं, उसको घाव दिया, घाव के साथ उसको मरहम देंगे, मरहम मतलब नशा। तो साथ में ये टेररिज्म तो बढ़ाएंगे, लेकिन नार्को टेररिज्म भी नॉर्थ ईस्ट में इंक्रीज करवाया जाएगा। तो युवाओं को नशे की लत में पटकेंगे। ये वही है जो इन्होंने पाकिस्तान में किया था, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब के अंदर जब इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय किया था, तभी तो पंजाब आज उड़ता पंजाब बन गया। पंजाब में नशे की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों हुई? उस समय भी नार्को टेररिज्म पंजाब में चलाया गया।
कश्मीर में वर्तमान में नार्को टेररिज्म ग्रुप बहुत एक्टिव है और यही ग्रुप पकड़ने वाला है नॉर्थ ईस्ट को। अब आईएसआई का ये प्लान है कि धीरे धीरे अगर नॉर्थ ईस्ट के एरिया को हम कश्मीर की तरह डिस्टेबलाइज करें और यहाँ के मुस्लिमों को अपनी साइड कर लें, हिंदू मुस्लिमों का दंगा क्रिएट करवा के, तो हम बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश को बड़ा करके बंगिस्तान बना सकते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट को तोड़ के नॉर्थ ईस्ट का एरिया हम ले लेंगे। ये आईएसआई का ख्वाब है। ख्वाब तो पाकिस्तान चांद पे जाने का भी देखता है, भारतीय सेना झुंझुना बजाने के लिए थोड़ी है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन इनकी छुटपुट कोशिश नॉर्थ ईस्ट में एक अनरेस्ट क्रिएट जरूर कर देगी। ठीक है, ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, ये तो हो गया आईएसआई की चाल, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना है, हिंदू मुस्लिम के क्लेशेस करवाने हैं, उसके साथ ही नार्को टेररिज्म एक्टिवेट करना है। दूसरा प्लान चला है अमेरिका ने। अमेरिका ने देखो मोहम्मद यूनुस को अपना पपेट बना के बांग्लादेश में तो बिठा दिया, ठीक है। अब बांग्लादेश की को किस प्रकार यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए, ये अमेरिका बखूबी कर लेगा, लेकिन कल को मोहम्मद यूनुस के बाद कोई और सत्ता संभालेगा। अमेरिका को चाहिए कि वहां पर एक परमानेंट अड्डा बने इनका। इसके लिए अमेरिका चाह रहा है कि वहां एक क्रिश्चियन कंट्री अगर बन जाए, तो जब धर्म का जुड़ाव होता है, ठीक है, जो धर्म का जुड़ाव होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर वो क्रिश्चियन कंट्री बन गई तो जैसे इजराइल यहूदी कंट्री है और वो सारा अरब को उसने अकेले ने परेशान कर रखा है, वैसे ही इस इलाके में अमेरिका अपना प्रभुत्व बनाने के लिए एक कंट्री बनाना चाह रहा है, क्रिश्चियन कंट्री। तो इसमें अमेरिका क्या करेगा, आपने देखा होगा 2021 में बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 21 के अंदर ही सबसे पहले भारत में 21 के अंदर म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, ठीक है। 22 में मणिपुर में क्लेशेस हुए, मणिपुर में दंगे हुए। 24 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। इनकी प्लानिंग यही है, भारत, म्यांमार और बीच में बांग्लादेश, इन तीनों को तोड़कर एक नई क्रिश्चियन कंट्री बना दी जाए। भारत के नॉर्थ ईस्ट से कुछ एरिया को लेंगे। अब ये जो कुकी चिन प्रोविंस है, आप एक चीज समझना, एक जनजाति है कुकी जनजाति, और जो कुकी जनजाति का लीडर है ये है पीएस हॉकिंस। ये पीएस हॉकिंस कुकी नेशनल आर्मी का लीडर है। ये एक सीआईए का एजेंट है, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का। इसने सभी कुकी लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ये क्रिश्चियन है, तो कुकी जनजाति अपने आप को क्रिश्चियन मान के चलती है, ठीक है। तो कुकी लोग भारत के मणिपुर में है, बांग्लादेश के अंदर भी चटकाव वगैरह उन इलाकों में कुकी चिन प्रोविंस हमें कुकी चिन लोग देखने को मिलते हैं। उसके अलावा म्यांमार में कुकी चिन प्रोविंस में कुकी लोगों की काफी ज्यादा संख्या है। तो इन तीनों को मिला के ये क्या करेंगे, एक साइड बनाएंगे क्रिश्चियन लैंड। तो अमेरिका के मंसूबे होने को भारत इसको कामयाब नहीं होने देगा, लेकिन अमेरिका के मंसूबे हैं कि एक क्रिश्चियन कंट्री इधर क्रिएट हो जाए। और ये देखो आप, ये क्या कर रहे हैं, इधर ये म्यांमार का इलाका ले लिया इन्होंने, इधर भारत से मणिपुर के एरिया को तोड़ लिया, ठीक है, और इधर बांग्लादेश के इलाके को, ये इतना बांग्लादेश का इलाका तोड़ा, इधर मणिपुर का इलाका तोड़ा, है ना। तो इस प्रकार एक जालिंगम नाम से एक कंट्री बनाने का इनका प्लान है। ये कई बार डिमांड भी करता रहता है कि हमें अपना जालिंगम चाहिए। जालिंगम मतलब बांग्लादेश, म्यांमार और भारत से मिला के एक छोटा सा क्रिश्चियन कंट्री, ताकि अब क्रिश्चियन कंट्री रहेगी तो वो परमानेंट अमेरिकन हित में काम करेगी, तो अमेरिका को यहाँ पर परमानेंट अड्डा मिल जाएगा। बात यहाँ तक चलती है। इस प्रकार पाकिस्तान के मंसूबे आपको समझ में आए और अमेरिका के मंसूबे समझ में आए। पाकिस्तान तो कश्मीर में कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, अब तो कोशिश ये कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर जैसे हालात पैदा किया जाए और नॉर्थ ईस्ट की साइड से भारत को तोड़ दिया जाए। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन लैंड बना के चीन और भारत दोनों की तरफ वो नजर रख सके, साउथ चाइना सी पर नजर रख सके, बे ऑफ बंगाल उसके कंट्रोल में रहे। इस प्रकार इन दोनों ने अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको कंडक्ट किया। अब इसके बाद नई चीज आपको देखने को मिलेगी। आपने एक चीज गौर किया, भारत के आसपास के देशों में कैसे हालात बन रहे हैं। देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पहले ही सबको पता है कि वहां पर जो रियल रूल है ना, वहां की आर्मी संभालती है, ठीक है।
वहां के हालात बहुत ज्यादा खस्ता है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ ही चुका है, गवर्नमेंट हट उठा के। श्रीलंका में वही सेम पैटर्न देखने को मिला। एक भीड़ जाती है, प्रधानमंत्री आवास में घुस जाती है, प्रधानमंत्री के स्विमिंग पूल में नहाती है, उसके बेड पर जा जाके फोटो खिंचवाती है, कपड़ों को उठा के ले आते हैं, बाल्टी सोफे इनको उठा उठा के ले जाते हैं। तो वही कंडीशंस देखने को मिली थी हमें बांग्लादेश में, तो सेम टू सेम सिचुएशंस वहां पर क्रिएट हुई। इसी प्रकार म्यांमार में इनने तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, म्यांमार में आर्मी का रूल आ चुका है। तो भारत के आसपास की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सब में डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म है। और डेमोक्रेसी किस एजेंडा के तहत खत्म होगी, आपको यह भी समझ में आएगा। आपको पता है, आज से चंद सालों पहले, 2 से 3 साल पहले, जब शायद 2018 की बात है, इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि मुझे उस एक ताकतवर देश ने आर्मी बेस बनाने के लिए ऑफर दिया है, और जब उसने इस चीज के लिए मना कर दी तो उसे भी अपनी सत्ता से हटना पड़ा था। यह ताकतवर देश मामूली नहीं है। अब इसने भारत में भी कुछ चाल चली थी, आप समझना इस चीज को। ये जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिका के एक बहुत बड़े बिलियनर हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि भारत में लोकतंत्र तो है, पर नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। आपने देखा होगा इस बार जब 2024 के इलेक्शंस आने लगे तो डिक्टेटरशिप का जो एजेंडा है ना, ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा था। ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही थी जिनमें नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बोला जाए या भारतीय जनता पार्टी की बुराई की जाए। ये अपने मंसूबों में कामयाब भी हुए। भारतीय जनता पार्टी को एक मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं मिल पाई, 240 सीटें मात्र रह गई। अब इससे मैं मेरे और आपके परिप्रेक्ष्य की बात नहीं करूंगा, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका या ये ताकतवर मुल्क इसको किस नजरिए से देखते हैं, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये ताकतवर मुल्क चाहते थे कि भाई भारत में अगर मजबूत गवर्नमेंट रही तो भारत कल को हमसे भी मुंह मिला के या हमसे आंखें मिला के बात कर सकता है। भारत क्या कर रहा था, भारत ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया था कि अब हम भी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। इन ताकतवर मुल्कों को हम तब तक अच्छे लगते हैं जब तक इनके यहाँ से हम सामान खरीदें। अगर हम खुद बना के बेचने लगे तो इनके सर में दर्द होने लगता है। तो भारत ने जब इस चीज की कोशिश की तो इन्हें लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर भारत आज इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो विश्व को एक्सपोर्ट करेगा तो हमसे कौन सामान खरीदेगा फिर, और हमारी सत्ता में फिर हमारी सत्ता डिग्रेड होने लगेगी, और वो ताकतवर मुल्क कभी नहीं होने देने चाहता। इसके कारण इसने भारत में एक गठबंधन की सरकार बनाई। गठबंधन की जब सरकार बनी तो आप एक चीज देखो, गठबंधन की सरकार अगर बनी है तो अब ये किस प्रकार काम होगा। भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी में रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, और नीतीश कुमार, इन दोनों को अपने साथ रखना होगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि ये दोनों लोग हैं ना, ये सौदागर हैं, ये किसी के सगे नहीं है। अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कल कोई किसी अन्य पार्टी में भी जा सकते हैं, किसी इंडिया अलायंस के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इनको साथ लेना इनकी मजबूरी पड़ गई, और अब भारतीय जनता पार्टी अपने कोई भी सॉलिड डिसीजन नहीं ले सकती। तो इससे होगा क्या, इंपैक्ट समझना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमें सबसे बड़े 2 काम करने हैं, कि एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है और एक एनआरसी को लागू करना है, कि जो भारत के लोग हैं वहाँ की उनकी जो सिटीजनशिप है वो वेरीफाई की जा सके। देखो ये भारत के हित में भी है, क्योंकि आपने आसपास के देशों के हालात देखे हैं। अब इन देशों से अगर लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, कल को जैसे कश्मीर में इन्वेड करके पाकिस्तानी इन्वेडर्स आते हैं, ऐसे बांग्लादेश से इन्वेडर्स आएंगे और ये जानबूझ के अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, अपने पश्चिम बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट हो, इनमें कम्युनल क्लेशेस आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि काफी समय से पश्चिम बंगाल में भी हिंदू मुस्लिमों के बीच बहुत अधिक क्लेशेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ की पॉलिटिक्स भी इस चीज से बहुत अधिक अफेक्ट हो रही है ना। तो ये चीज भी ये क्रिएट करेंगे। उसके अलावा अब चंद्रबाबू नायडू अपनी सत्ता में इसी वजह से आए थे कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि मैं मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देना चाहता हूँ, मेरी पार्टी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ है।
तो हो गई ना विचारधारा की लड़ाई। कल को चंद्रबाबू नायडू कहेंगे 4% रिजर्वेशन की भारतीय जनता पार्टी कैसे हामी भर देगी। नीतीश कुमार कास्ट सेंसस करवाना चाहते थे बिहार में, जातिगत जनगणना। आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि जातिगत जनगणना भारत के हित में नहीं है। आप उनको ये एक सोशल मीडिया के द्वारा शुरू किया गया एक नैरेटिव है, क्योंकि कास्ट सेंसस अगर हुआ तो भारत जातियों में बटेगा, और जब अलग अलग जातियों में हम लोग बटेंगे तो हम नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को खो देंगे, हम हमारे इंटरनल क्लेशेज से भी बाहर नहीं आ पाएंगे। अब इसके कारण नीतीश कुमार की विचारधारा है कास्ट सेंसस कराने की, और बीजेपी इसके सख्त खिलाफ है। बीजेपी एनआरसी लागू करना चाहती है, ठीक है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी कुछ हद तक खफा है, लेकिन उन्हें खफा होने की जरूरत नहीं है। जो भारतीय मुस्लिम है उनको इस चीज से कोई भी हानि नहीं होगी, है ना। ये इसलिए है, आप समझने की कोशिश करो कि जो इन्वेडर्स है ना, कल को वो हम हिंदू और मुस्लिमों में ही दंगे क्रिएट करवाएंगे और हम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। आप इस चीज के द्वारा एनआरसी और इनका विरोध करके उनको डिफेंड कर रहे हो यार एक तरीके से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी आपको कहां समस्या आ रही है, सभी धर्मों पर लागू है ना, सभी धर्मों पर समान रूप से लागू है, तो दिक्कत कहां है इसको अप्लाई करने में। लेकिन अगर ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि अब लागू हो पाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर जब तक पूर्ण बहुमत नहीं है, यही अमेरिका और ब्रिटेन चाहता था। ये भारत में रिजिम चेंजेस नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि भारत में जो गवर्नमेंट हो वो इतनी ज्यादा बहुमत में ना आ पाए, वो कोएलिशन पॉलिटिक्स में फंस जाए, और वो अपने एजेंडा में भारत में सफल भी हुए। कहाँ यार भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों पे जाने वाली थी, और कहाँ अंत में भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो गई कि 240 सीट पर ये रह गई। इतना आसान तो नहीं है ना, लेकिन ताकतवर मुल्क है वो। चक्कर समझना, सोशल मीडिया उसके हाथ में है। उसने अरेबियन जो कंट्रीज थी ना, वहां पर अरब स्प्रिंग मूवमेंट शुरू हुआ था 2011 में, इसके द्वारा वहां पर कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हम डेमोक्रेसी को लाएंगे, तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी को लाएंगे, इस प्रकार के एजेंडा चलाए थे। तो सोशल मीडिया लोगों का ब्रेन वॉश करने में कतई देर नहीं लगा था। सोशल मीडिया, फेसबुक किसका है? अमेरिका का। यूट्यूब किसका है? अमेरिका का। ट्विटर किसका है? अमेरिका का। जो एक्स है वो भी अमेरिका का है। तो ये सारी चीजें ताकतवर मुल्क के पास है, तो इसके हाथ में कि किस चीज को ट्रेंड करवाना है, किस चीज की डिमांड उठवानी है। आप समझने की कोशिश करो, ये जो ऑनलाइन वॉर है ना, इसका मास्टर है वो ताकतवर मुल्क, सारी चाबी उसी के पास है, और वो इसके द्वारा किसी व्यक्ति को पॉपुलर कर सकता है और किसी भी व्यक्ति की जो फेम है उसको डिग्रेड कर सकता है। तो अब आपको इस चीज को समझने में और ज्यादा आसानी फील हुई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डिक्टेटरशिप के वीडियोस, क्यों ऐसे ऐसे वीडियोस जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्णतः खिलाफ थे वो जस्ट इलेक्शन के समय चलने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें मैं आपको एक संदेश और देना चाहूंगा। जैसे आपने देखा कि इन विदेशी ताकतों ने इन स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया, आंदोलन उग्र हुआ, हालांकि स्टूडेंट्स की बात मान ली गई, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने और बांग्लादेश के नागरिकों ने क्या खो दिया? अब ये अमेरिका का पपेट बन के रह गए। जो भी देश अमेरिका का पपेट बना है ना, वो लास्ट में बर्बाद हुआ है। अमेरिका ने उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। आप अरेबियन कंट्रीज की हिस्ट्री उठाकर देख सकते हो। भारत में भी ऐसे आंदोलन देखने को आपको मिले थे। जब हमारा किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी क्या हुआ था, कई एक्सटर्नल जो पावर्स थी ना, उनने कोशिश की इन्वेड करने। अब जब आंदोलनकारी होते हैं ना, आंदोलनकारी बड़े भोले होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है कि उनका आंदोलन में जो भी साथ दे रहा है वो उनका हितैषी है, और वो समझ नहीं पाते। ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के आंदोलन को हिंसक बनाते हैं। अब जब ये आंदोलन को हिंसक बनाया इन्होंने स्टूडेंट के पास घुस के, स्टूडेंट्स को क्या पता कि कौन कौन लोग बीएनपी का है, कौन जमाते इस्लामी का है। तो इसने आंदोलन को हिंसक बनाया, और सरकार ने जब उसको सप्रेस किया तो इनने कहा कि देखो सरकार तुम पर अत्याचार कर रही है, सरकार तुम पर गोलियां चला रही है आंदोलनकारियों पर। सरकार को डिक्टेटरशिप का ताना दिया गया, नरेंद्र मोदी को ताना नहीं दिया गया था उसी प्रकार। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी लास्ट में जो किसान बिल है समय रहते वापस ले लिया, ये काफी उचित निर्णय रहा उनका। लेकिन
भारत में भी मैं आंदोलनकारी या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनको एक चीज समझाना चाहूंगा, प्लीज जब भी आप कोई आंदोलन करें या कोई भी प्रोटेस्ट करें, तो आप बस कोशिश करना कि आपके आंदोलन में कोई भी एक्सटर्नल ताकतें ना आ पाए। अगर ये इन्वेड हुई आपके आंदोलन में, अगर ये इंक्लूड हुई आपके आंदोलन में, तो हो सकता है आपका आंदोलन तो सफल हो जाए, लेकिन आप देश खो देंगे, क्योंकि ये सब अपने हित के लिए। अमेरिका को क्या मतलब आ रहा है कि स्टूडेंट्स के आरक्षण के लिए वो लड़ेगा? वो पागल है, वो अपना हित देख रहा था, लेकिन उसने मुर्गा बनाया किसको? इसके लिए मुर्गा किसको बनाया? स्टूडेंट्स को। तो इसी प्रकार हमें भी पहले हमारा देश आता है, बाद में हमारे स्वहित आते हैं। तो पहले ऐसा कोई भी आंदोलन, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी जो हमारे देश के लिए घातक हो जाए। बाकी ये सारा मामला बांग्लादेश का था। आई होप मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा पाया हूँ। आई थिंक ये कंप्लीट होता है। जय हिंद।